हमने साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें हेरिडिटी वाला जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफर होते हैं डीएनए से, और डीएनए आरएनए, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज इवोल्यूशन और एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब अगर इवोल्यूशन है तो उसके एविडेंसेस क्या है, सबूत क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्हाट इज इवोल्यूशन। तो evolution is the gradual change occurring in living organisms over a long duration. This is a very slow going process through which development of organism is achieved. तो वेरी ग्रेजुअल चेंजेस, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होने वाले चेंजेस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, स्लो गोइंग प्रोसेस है, बहुत स्लो होता है। हाँ, इससे क्या होता है अल्टीमेटली इवोल्यूशन से डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अचीव्ड। तो उसका जो डेवलपमेंट है वो अचीव किससे होता है? इवोल्यूशन से। जैसे आपने सुना है कि हम लोग के जो एंसेस्टर्स थे वो थे मंकी, मंकी से फिर एप बने, एप से फिर इंसान बने। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये जो प्रोग्रेस था मंकी टू इंसान, वो होने में बहुत ही करोड्स ऑफ ईयर्स लगे। तो जो ये चेंजेस थे हमारे अंदर वो बहुत ग्रेजुअल थे, बहुत ही स्लो गोइंग प्रोसेस थे। इसको दूसरी टाइप से आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ several generations of living organism as a response to natural selection is called evolution। तो जो चीजें में जरूरी है और टाइम के साथ या जो हमारे नेचर के साथ में या एनवायरनमेंट के साथ में हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट के साथ में रह सके, उसके साथ में एग्जिस्ट कर सके, उस चीजों को जो चेंजेस आ रहे हैं। तो वो जो चेंजेस आते हैं इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि क्रोर्स ऑफ ईयर के बाद एक नया स्पीसी आ जाता है, नया चीज आ जाता है। हाँ, तो उसे बोलते हैं इवोल्यूशन। जैसे अभी आपके एंसेस्टर्स बंदर हैं, तो अगर समझो टाइम मशीन आपने बनाई और 300,000 करोड़ के पीछे ईयर्स में इतना गया, अब वहां पे जाके अपना एंसेस्टर ढूंढने लगोगे, तो आप देखोगे तो बंदर बैठे, आप उनको पहचान नहीं पाओगे, या फिर वो लोग ने किसी तरीके से वो लोग यहाँ पे आ गए तो उनको भी नहीं पहचान पाएंगे, तुमको लगेगा कौन से प्राणी है। हाँ, तो क्योंकि इवोल्यूशन से क्या होता है कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम में पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पे ये इसका एक्सप्लेनेशन है पूरा, आप वहाँ पे रीड करना। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिख दिया है। तो एक्सप्लेनेशन है कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन अर्थ। अर्थ पे कोई लाइफ ही नहीं थी। कब? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। At the beginning, there may have been only simple elements in the ocean on Earth, and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. तो बिगनिंग में क्या था कि बहुत ही सिंपल टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे अर्थ पे और ओशन में। फिर उससे धीरे धीरे क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होने लगे, लाइक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड मे हैव फॉर्म्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दो सिंपल कंपाउंड्स। तो वो जो सिंपल कंपाउंड्स थे उनसे क्या बना? प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। तो फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो पहला टाइप का सेल रहा होगा, प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले ज़माने में, फर्स्ट एकदम इनिशियल स्टेज का, तो वो किससे बना होगा? अलग अलग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर से बना होगा। नंबर ऑफ दो सेल्स में हैव इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल। तो आपने ऐसे सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि अर्थ पे पहले गैस थी, गैस के बाद धीरे 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 होते होते वहाँ पे लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ऐसे फॉर्म हुए। तो बहुत सारे केमिकल चेंजेस हुए हमारे अर्थ के ऊपर। तो जब हमारे अर्थ पे केमिकल चेंजेस हुए तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो प्रिमिटिव टाइप के सेल थे, जो एकदम इनिशियल टाइप के सेल्स थे, जो कि मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थे, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे। There may had been some differences among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown growth and some may have perished, which could not adjust with surrounding। तो उसमें से
बहुत सारे चेंजेस आए, डिफरेंट टाइप के सेल्स बने होंगे, और नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर के हिसाब से जितना अपना तालमेल बिठा लिया, जिसने नेचर के हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर लिया। तो जिन लोगों ने मॉडिफाई किया, जिन सेल्स ने मॉडिफाई किया नेचर के हिसाब से, नेचर की ज़रूरत, सराउंडिंग की ज़रूरत के हिसाब से, तो वो सर्वाइव कर गए, वो रह गए यहाँ पे, उन्होंने अच्छा ग्रोथ दिखाया। और जिन्होंने नेचर के हिसाब से चेंज नहीं किया खुद को, वो क्या हो गया, पेरिश मतलब खत्म हो गए वो लोग वहाँ पे। At present, crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on Earth. अब अर्थ पे आप अगर आज देखोगे तो आज क्या है कि crores of species मतलब टाइप्स, जाति प्रजाति जो हिंदी मराठी में बोलते हैं, तो crores of species, इतने कैटेगरी के, इतने crores of कैटेगरी या इतने टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स हैं यहाँ पे। डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होना, तो डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है। ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो जो एनिमल है या प्लांट है, तो आप देखोगे वो उनका शेप अलग अलग शेप के हैं, हाँ अलग अलग साइज के भी हैं। आज इसमें देखोगे तो वर्ल्ड में क्या है, एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर अमीबा एंड पैरामीशियम टू मैन एंड जाइंट व्हेल। अमीबा और पैरामीशियम जो कि आपके एकदम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एकदम बेसिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे लेकर मैन और जाइंट व्हेल, ये जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं या मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पे। तो ये एनिमल में है। और वेरेज अगर आप प्लांट्स में देखोगे तो प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीसीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लोरेला टू ह्यूज बेनियन ट्री। क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर प्लांट होता है, और बेनियन ट्री तो आपने देखा है, वट वृक्ष, तो बरगद का पेड़, तो वो इतना बड़ा होता है। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स होते हैं वो दिखते भी नहीं है। तो यूनिसेलुलर प्लांट है क्लोरेला, उससे लेकर बेनियन ट्री कितना बड़ा होता है, तो इतना उसके बीच में क्रोर्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं इसके अलावा भी। तो आप ये देखो कि बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत सारा क्या है, डाइवर्सिटी है। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। लाइफ जो अर्थ पे है, इक्वेटर आपको ज्योग्राफी में भी आएगा, इक्वेटर जहाँ से एकदम अर्थ के एकदम मिड से एक लाइन खींचते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर पे भी है, जहाँ पे साल भर बारिश होती रहती है, बहुत बारिश होती रहती है, वहाँ पे भी लाइफ है। और पोल्स पे आइस होता है एकदम पूरा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आपने ग्लोब देखा होगा तो उसमें नॉर्थ पोल एकदम नीचे और साउथ पोल एकदम ऊपर होता है। तो वहाँ पे पूरा आइस होता है, लेकिन वहाँ पे भी लाइफ है। The life exists on Earth everywhere from equator to both the poles. Organisms are present at all over places like air, water, land, rock, etc. तो एयर में लाइफ है, वाटर में लाइफ है, लैंड पे है, रॉक पे भी लाइफ है। आप देखोगे कि रॉक पे भी कुछ जो पेड़ होते हैं वो रॉक पे भी आ जाते हैं, और नहीं आते तो फिर एक दूसरा उसके ऊपर पूरा ग्रीनरी पूरा ये सब आ जाती है, तो वो भी सब लाइफ है। तो वाटर, एयर, लैंड, रॉक, सब जगह लाइफ है। ह्यूमन हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड रीजंस फॉर सच ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ सिंस एंशिएंट पीरियड। तो आज से ही नहीं, एंशिएंट टाइम से ह्यूमन को बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये जो लाइफ है इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, इतनी चेंजेस क्यों है, इतने अलग अलग चीज़ें क्यों हैं, तो उसके बारे में जानने की उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी। Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted. तो बहुत सारी थियरी लोगों ने प्रपोज की, अलग अलग जो बायोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, जो डिस्कवर करने वाले रिसर्चर्स थे, उन्होंने अलग अलग थियरी लेके आए सब अपनी अपनी, और उसमें से जो अभी हमने एक्सेप्ट करी है थियरी जिसपे हम चल रहे हैं, वो थियरी है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका जब डेवलपमेंट हुआ है ग्रेजुअल हुआ है, बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट हुआ है। तो इस थियरी पे अभी लोग एक्सेप्टेबल है, इस पे लोग सहमत हैं सब लोग। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है थियरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की जो थियरी है वो क्या है? According to this theory, first living material
प्रोटोप्लाज्म हैव बीन फॉर्म्ड इन ओशन। तो पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो कहाँ पे मिला, कहाँ पे फॉर्म हुआ, वो ओशन में। जो हम लोग थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट हमने एक्सेप्ट करी उसके हिसाब से, तो फर्स्ट लिविंग मटेरियल हैज़ बीन फॉर्म्ड इन ओशन। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म्ड। तो उससे क्या हुआ, उसी बीच में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। Gradually, changes occurred in the unicellular organism from which larger and more complex organisms were formed. All those changes were slow and gradual. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के में धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आए। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या बन गया, वो मल्टी सेलुलर बन गया, कॉम्प्लेक्स और लार्जर होते गया, और उसी से स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस से धीरे 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 सारे ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए। और इसका ड्यूरेशन क्या था, ड्यूरेशन ऑफ ऑल दोज चेंजेस इज एट मस्ट 300 करोड़ ईयर। तो ये 300 करोड़ साल में चेंजेस आए, 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं, ये बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस होते होते 300 करोड़ ईयर्स में आज हम लोग या जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे हैं वैसे इसलिए कि इतना 300 करोड़ ईयर में इतने चेंजेस हुए हैं उनके अंदर। Changes and development in living organism had been all round and multi-dimensional, and this led to evolution of different type of organism. जो changes थे वो हर type से changes आ रहे थे, multi dimensional, single dimensional मतलब एक ही एरिया का एक ही एरिया चेंज, मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत सारे एरिया में चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी। तो इससे क्या हुआ कि इससे क्या इवोल्यूशन हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बने। Hence this overall process is called as evolution, which is ऑर्गेनाइजेशनल। ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हुआ है, ऐसा नहीं कि अचानक सडन चेंजेस हुआ है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम द एंसेस्टर हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो एंसेस्टर से अलग अलग, एंसेस्टर से सेम है लेकिन उससे थोड़ा सा चेंज होते होते, मॉडिफाई होते 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 जो चेंजेस आए हैं उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। तो वो प्लांट में भी है और एनिमल्स में भी। तो अब तक एक चीज क्लियर हो गई कि इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, साइंटिस्ट ने बोला, लेकिन किसी के बोलने से तो कुछ नहीं होता है, उसका कुछ एविडेंस देना पड़ता है, उसका कुछ सबूत देना पड़ता है। तो यहाँ पे 6 एविडेंसेस हैं जो इस साल आपको पढ़ने हैं। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में एवोल्यूशन के क्या एविडेंस है। ऑल थियरी सिंप्लीफाई दैट evolution is everlasting process of changes, however it needs proof to prove it। इसको प्रूव करने के लिए जो हमने कहा बोल दिया कि जो इवोल्यूशन है एवरलास्टिंग मतलब हमेशा होता डेवलपमेंट होता ही रहेगा। तो इसके प्रूफ क्या है, वेरियस प्रूफ्स अवेलेबल इन सपोर्ट ऑफ द इवोल्यूशन थियरी। हियर आर 6 प्रूफ्स। तो 6 एविडेंसेस क्या हैं उसके। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, सेकेंड है एनाटॉमिकल एविडेंसेस, थर्ड है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, फोर्थ है पैलियोंटोलॉजिकल, फिफ्थ वन इज कनेक्टिंग लिंक्स एंड सिक्स्थ इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इन सारे एविडेंसेस के हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम में ये पूछता है, 2 टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। आप अपने एक्सरसाइज में जाओगे तो एक्सरसाइज में सबसे पहला ही क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। तो उसमें डायग्राम भरने के लिए है, कंप्लीट करने के लिए लिखा है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, और 4 यहाँ पे बनाया। तो 4 एविडेंसेस लिखना है, 6 में से 4 लिखना है, या 5 भी पूछ सकता है, या फिर स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन 6 टाइप या 4 टाइप्स ऑफ 4 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन या 6 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क का पूछ रहे हैं। या फिर वो ये 6 है, 6 में से कोई अलग से भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक, तो कनेक्टिंग लिंक जो भी है उसको एक्सप्लेन करो और उसका एग्जाम्पल दो। तो 6 का 6 अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक इसको चार्ट कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं, या फिर इसमें से 3 4 5 डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क का पूछ रहे हैं उस पे हो सकता है क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन को डिटेल में। जो आपका पहला एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है सिमिलरिटीज इन द एक्सटर्नल एंड विजिबल फीचर्स आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो विजिबल मतलब जो हमें दिख रहा है, जो फीचर्स हमें दिख रहे हैं उसके अंदर कुछ जो सिमिलरिटीज हैं
उस फीचर को बोलते हैं या उस एविडेंस को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो यहाँ पे पिक्चर में देखो आप, यहाँ पे ऑब्जर्व these images and note the similarities between given animal images and plant images। तो एनिमल इमेज में और प्लांट इमेज में सिमिलरिटी आप नोटिस करो। तो आप देखोगे कि वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल एंड ईयर पिना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन द बॉडी आर सीन इन एनिमल्स। तो एनिमल में आप देखो नाक की पोजीशन, आँख की पोजीशन, ईयर का पोजीशन देखो, और उनके पूरे जितने भी 3 एनिमल है, एक डॉग है, एक शीप है और एक क्या है, फॉक्स है, हाँ फॉक्स ही है। तो उसमें आप देखोगे कि उस पर बहुत सारे बाल हैं इन सब तीनों एनिमल्स पे। और उसके बाद आप इसमें देखो जो प्लांट का है, similarly in characters like leaf shape, leaf venation, leaf petioles etc occur in case of plants। प्लांट्स का लीफ का शेप देखो, उसका वेनेशन जो लाइंस होती है वो वेनेशन देखो, उसका पेटियोल्स देखो, तो उसमें सिमिलरिटी दिख रही है आपको। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलरिटीज इन दोज ग्रुप्स एंड हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर्स। तो इनका जो ओरिजिन है वो सेम होगा और इनके जो एंसेस्टर्स होंगे कॉमन एंसेस्टर्स होंगे। लेकिन एंसेस्टर में चेंजेस आते आते थोड़े अलग चेंजेस आते आते एकदम से पूरी तरह से ये क्या हो गए, अलग हो गए। अब नेक्स्ट एविडेंस है हमारा एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमी मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एनाटॉमी है एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन फोकस ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमिकल एविडेंस जो है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। Similarities in anatomical structure of different species signify that two species have relatively recent common ancestors। तो जब बॉडी स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी आती है तो इससे पता चलता है कि जो जिन स्पीसीज के बीच में सिमिलरिटी है तो उनके जो एंसेस्टर्स होंगे वो कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे। जैसे फर्स्ट वाले में देखा आपने मॉर्फोलॉजिकल में, सेम एनाटॉमिकल में। बाहर से मॉर्फोलॉजिकल में कैसे था कि फिजिकल स्ट्रक्चर सेम दिख रहा था, कुत्ता और शीप, हाँ ये इनका चेहरा भी एक ही जैसा दिख रहा था। लेकिन एनाटॉमिकल में कैसा, ऊपर से आपको कुछ सिमिलरिटी नहीं दिखेगी, लेकिन आप उनके बॉडी का स्ट्रक्चर जब देखोगे और बोन्स का स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर किससे डिफाइन होता है? बॉडी का स्ट्रक्चर हमारे बोन्स के स्ट्रक्चर से डिफाइन होता है। तो जब आप बोन्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तब देखोगे कि उसके अंदर एक टाइप की सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी क्या शो करती है? वो सिमिलरिटी ये शो करती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स रहे होंगे वो क्या है, कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पे चार एग्जाम्पल हैं। एक है ह्यूमन हैंड, इंसान का हाथ है। कैट्स 4 लेग, बिल्ली के आगे का जो पैर रहता है 4 लेग्स वो है। पेंटेजियम ऑफ बैट है, बैट का जो पंजा है वो है। और फ्लिपर ऑफ वेल, वेल का फ्लिपर है जिससे वो फ्लिप करती है, जिससे पानी को ऐसे हटा के आगे तैरने के लिए यूज़ करती है। तो उसमें अंदर सिमिलरिटीज देखो। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर देयर डज नॉट सीम एनी superficial similarity between human hand, cat's foreleg, flipper of whale and pentagium of bat। Similarly, use of each of those structure is different in respective animals। तो superficial similarity आपको नहीं दिखेगी, ऊपर से कोई similarity नहीं दिखेगी। और इनका यूजेस भी अलग अलग है। ह्यूमन का हैंड का यूज़ क्या करता है? ह्यूमन का हैंड अपना काम करने के लिए यूज़ करता है। कैट का फोरलेग क्या करती है? जंप करने के लिए, चलने के लिए। बैट का जो पेंटेजियम है वो क्या करता है? किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, बैठने के लिए। और फ्लिपर जैसे बताया कि वो पानी में स्विम करने के लिए अपना फ्लिपर यूज़ करता है, वेल। तो इसमें आपको ऊपर से कोई सिमिलरिटी नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप इनके बोन के स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे देयर इज सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड बोनी जॉइंट। इनका जॉइंट में देखो और बोन को देखो तब उसमें आपको क्या दिखेगी? सिमिलरिटी दिखेगी। तो दिस सिमिलरिटी इंडिकेट्स दैट दोज एनिमल्स मे हैव कॉमन एंसेस्टर्स। तो इस सिमिलरिटी से क्या मालूम पड़ता है हमको कि ये जितने भी एनिमल हैं, ह्यूमन है, कैट है, बैट है, वेल है, इनके जो एंसेस्टर्स होंगे, जो इनके पूर्वज होंगे वो एक होंगे। मतलब किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी ना कभी तो एक ही एंसेस्टर से ये सब डिफरेंट एनिमल्स हुए हैं।
तो ये हो गया हमारा सेकेंड एविडेंस जो था एनाटॉमिकल एविडेंस। नेक्स्ट जो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वो ऑर्गन जो यूजलेस है, उनको यूज नहीं करते वो लोग, वो ऑर्गन जो अंडर डेवलप्ड है, मतलब ठीक से डेवलप नहीं हुए पूरी तरह से, तो वो ऑर्गन्स दे आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इससे क्या पता चलता है इवोल्यूशन का, हम लोग रीड करते हैं इसको। डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो वेस्टिजियल ऑर्गन ये बताते हैं कि कोई भी जो चेंजेस है, आपने पहले भी पढ़ा कि ग्रेजुअल चेंजेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ सडनली, तो भी हम लोग अपने बॉडी में सडन चेंजेस नहीं ला सकते। हमारे बॉडी में जो चेंजेस आने वाले हैं वो क्रोर्स ऑफ ईयर्स में आने वाले हैं, लेकिन एनवायरनमेंट तो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। हाँ, तो चेंज होते एनवायरनमेंट के साथ में आप अपनी बॉडी में सडन चेंजेस नहीं ला सकते हो। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगोज ग्रेजुअल चेंजेस। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स हैं, जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन। तो बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें से कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है हम बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है अचानक, और कोई ऑर्गन है जो इसका इस्तेमाल हम करना लगभग बंद कर देते हैं। हाउएवर सम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल। कोई हम लोग हमारे लिए यूजलेस ऑर्गन हो जाते हैं, और कोई ऑर्गन ऐसे भी होते हैं कि जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है। Such structures begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection। तो principle of natural selection मतलब जो यूजफुल है वही रहता है, जो यूजफुल नहीं है वो नहीं रहता है। तो इस अंडर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो वो जो ऑर्गन है जो हमारे लिए यूजलेस है या जो हार्मफुल हो सकते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, डीजनरेट होते हैं। जनरेट होना मतलब पैदा होना, डीजनरेशन मतलब खत्म होना, धीरे धीरे खत्म होते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। तो लेकिन डीजनरेट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो एक ही झटके में ख़त्म हो जाएगा। उसको ख़त्म होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे। जैसे इंसानों ने कोई चीज़ यूज़ करना बंद किया तो धीरे धीरे 1000 ईयर में वो ख़त्म हो जाएगा। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेज ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट एनिमल। आज भी बहुत सारे एनिमल में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो यूजफुल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे डीजनरेट है, वो दिख रहे हैं। तो वो भी प्रूव क्या करता है कि इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन होता है। Such organ through non-functional is certain organism, it may be functional in another organism, that is it is not vestigial in other organism। तो जो ऑर्गन हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो फंक्शनल नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो यूजफुल ऑर्गन हो सकता है। एग्जाम्पल अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन। अपेंडिक्स जो है तब वो यूजलेस ऑर्गन है हमारे लिए, अब वो यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब जो घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उसके अंदर अभी भी कच्चा खाने वाले जो जानवर हैं उसके अंदर वो यूजफुल है, लेकिन हम लोग अभी वो सब चीज़ें खाना छोड़ चुके हैं, तो इसलिए हमारे लिए क्या हो गया, अपेंडिक्स क्या हो गया, यूजलेस हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल जो आपके बुक में है वो है ईयर पिना का मसल है। तो वो उसके मसल से क्या होता था कि ईयर का होता था मूवमेंट होता था, कान का जो होता है ऐसा मूवमेंट होता है, लेकिन हमारे में वो मसल है, लेकिन वो मूवमेंट हम हमारे कान की ज़रूरत भी नहीं है और हम लोग करते भी नहीं है। मंकीज़ में है तो मंकी को यूज़फुल है, लेकिन हमारे लिए वो क्या हो गया, यूज़लेस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल वो है वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन। टेल बोन, हम लोग पहले बंदर थे, मंकी थे, तो हमारे को भी टेल थी, तो टेल धीरे धीरे क्रोर्स ऑफ ईयर्स में ख़त्म हो गई, लेकिन जहाँ पे टेल बोन के एकदम नीचे साइड में जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे एक निशान है, टेल बोन है हमको अभी भी, बोन नहीं है, बाहर से नहीं है लेकिन अंदर से है अभी भी। वो ऐसा हो सकता है कि और क्रोर्स ऑफ ईयर में वो ख़त्म हो जाए वहाँ से।
विजडम टूथ जो तो एकदम जो अक्कल दांत होते हैं, बहुत सारे लोग को आते भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली अभी वो वहाँ तक हम लोग अपना मुंह यूज़ ही नहीं करते खाने के लिए जहाँ पे अक्कल दांत आते हैं, तो इसलिए वो बहुत सारे लोगों को नहीं आते और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है नहीं आने पे। पहले आते थे, पहले यूज़ आता था, अब नहीं आता है। तो विजडम टीथ भी हमारे लिए क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। और ह्यूमन हेयर जो अपने शरीर पे पूरे बाल है, हाथ पे पैर पे वो पूरे बाल रहते हैं ना, चेहरे पे, लड़कों को चेहरे पे भी हैं, तो और ये हमारे जो सर पे बाल है, तो एक्चुअली साइंटिफिकली देखो आप तो यूज़ नहीं है वो लोग का कुछ। अब आप बोलोगे कि अगर बाल नहीं रहेंगे तो कैसे अच्छा दिखेगा, तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि हेयर स्टाइल करते हैं अलग अलग, क्योंकि बाल है तो कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन यूज़ के हिसाब से देखो तो इतना यूज़फुल नहीं है। जो बॉडी का हेयर, कम से कम सर का हेयर तो यूज़फुल है अभी भी। सर का हेयर तो हमको धूप से बचाता है। अगर आप टकले हो जाओ, कभी बाल निकलवा दो तो, और धूप में जाओगे तो बहुत ज़ोर से लगता है धूप, ठंडी भी लगेगी आपको सर पे, सर ठंडा हो जाएगा अगर एसी के नीचे बैठोगे आप। तो सर के बाल तो यूज़फुल हैं हमको और इसलिए आते रहेंगे, लेकिन जो बॉडी के बाल हैं वो यूज़फुल इसलिए भी नहीं, क्योंकि अब हम लोग कपड़े पहनने लगे। पहले तो एंशियंट टाइम पे कोई मतलब जो प्रिमिटिव टाइप पे, तब तो कोई कपड़े नहीं थे, सब ऐसे रहते थे जंगल में। तब ठंडी का मौसम है तो ये जो बाल है बहुत बड़े बड़े होते थे, तो वो काम आते थे, जैसे जानवरों के अभी भी है। तो जानवरों को यूज़फुल है, इसलिए उनकी बॉडी के बाल अभी भी है। हम लोग यूज़ बंद कर दिया, ये हमारे लिए यूजलेस हो गए, इसलिए धीरे धीरे कम हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले और हज़ारों साल में, करोड़ों साल में जो बॉडी के बाल हैं, शरीर के बाल हैं, वो ख़त्म हो जाए, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट जो था वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इवोल्यूशन का जो फोर्थ एविडेंस है वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ जियोलॉजिकल पास्ट दैट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉसिल इंक्लूडिंग दोज ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज प्रिजर्व्ड इन रॉक, इट इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। ये तो पैलियोंटोलॉजी एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की। उसमें क्या करते हैं, जो फोसिल है, मतलब जो रह गए, रिमेन्स रह जाते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, उसकी बॉडी ज़मीन में बरी हो गई, ज़मीन में दब गई है, तो वो तो वहीं पे रह जाएगी। 1000 या crores ऑफ ईयर्स के बाद जब उसको निकालेंगे, 1000 ईयर्स के, 1000 या बहुत सालों के बाद, तब भी उसको स्टडी करने के लिए जो साइंस है वो है पैलियोंटोलॉजी। तो उसके एविडेंस से जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वो वाले पैलियोंटोलॉजिकल जो एविडेंसेस है वो भी प्रूव करते हैं कि इवोल्यूशन है, हुआ है। A question may arise in your mind that which organism existed millions of years ago? How can we tell this? This is secret have been hidden in earth. तो आज भी हम लोग बोलते हैं कि डायनासोर्स हैं। जो फिल्म आई थी जुरासिक पार्क में डायनासोर्स थे, वो तो नकली बनाए गए थे। और उसमें आपने जुरासिक पार्क का सेकंड पार्ट ये शायद, कि उसमें देखो तो एक साइंटिस्ट है, वो डायनासोर्स का कुछ पार्ट्स मिला है या अंडे वगैरह कुछ मिला है, तो उससे वो फिर से जिंदा करना चाहता है उसको। तो कौन से ऑर्गेनिज्म थे पहले दुनिया में, कौन से नहीं है, तो वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है अर्थ के अंदर दबे हुए हैं, बहुत सालों के बाद मिलते हैं। अब न्यूज़ में बीच बीच में आते रहते कि डायनासोर्स का अंडा मिला या डायनासोर्स की हड्डी मिली, ये सब हमको न्यूज़ में आते रहते हैं। तो जब ज़मीन को खोदते हैं किसी काम के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं वो सब जो दबी हुई वो सब सामने आती हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनो एटसेट्रा। तो जब टाइम पे बहुत बड़े बड़े वॉल्केनो आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लड आए हैं, अर्थक्वेक आए हैं, उससे एक साथ पूरे की पूरी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं दुनिया पे से। Remnants and impression of such organisms remain preserved underground. तो जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स दब गए ज़मीन में, उनके जो रेमिनेंट्स हैं, जो बची हुई चीज़ें हैं, वो सब अभी भी अंडरग्राउंड दबी हुई है। These are called as fossil. Study of fossil is an important aspect of study of evolution. तो fossil का जो स्टडी करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इवोल्यूशन को पता करने के बारे में। कार्बन कंजम्पशन, अभी इसमें एक चीज़ आपको है, इसमें कार्बन डेटिंग मेथड है, वो है कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स स्टॉप आफ्टर डेथ एंड सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 अकर्स कंटिन्यूसली।
हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके बॉडी में कार्बन है। हम लोग खाने में भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो कार्बन खाते भी हैं तो रहते हैं। तो जैसे कोई भी एनिमल मर जाता है तो कार्बन कंजम्पशन उसका क्या हो जाता है, रुक जाता है, नया फ्रेश कार्बन खाना बंद कर देता है। ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 अकर्स कंटिन्यूसली। बॉडी में बहुत टाइप के कार्बन के एक आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स मैंने साइंस में शायद फर्स्ट चैप्टर में था आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, एलिमेंट्स विथ विच हैव same atomic number but different atomic masses, they are called as isotopes। तो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। तो कार्बन के ऐसे बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो आइसोटोप बात करेंगे, एक C14 है, कार्बन का ही आइसोटोप है, दूसरा है C12। तो उसमें जो C14 जो आइसोटोप है वो है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव चीज़ें जो होती हैं वो कंटिन्यूसली डीके होती हैं और वो रेडिएशन एमिट करती हैं और धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, तो और जो नॉन रेडियो एक्टिव है वो वैसे की वैसे एज इट इज़ रहती हैं वो लोग। तो C14 जो हमारे बॉडी का हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो C14 है वो क्या करता है, डिकेइंग प्रोसेस में आ जाता है। ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो फ्रेश कार्बन खाना बंद करता है। इसके पहले क्या होता है कि C14 डीके हो रहा है लेकिन वो फ्रेश कार्बन खा रहा है तो जितना डीके हो रहा है फिलअप हो रहा है। लेकिन वो जब मर गया तो C14 C12 सब स्टॉप हो जाएगा। C12 तो इतने पे रहेगा, C14 धीरे धीरे कम हो जाएगा। In case of die bodies of plants and animal, instead of remaining constant, ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive, C12 non-radioactive है और C14 radioactive है। तो उनका जो बीच का रेशियो है वो धीरे धीरे कम होते रहता है, वो चेंज होते रहता है रेशियो। तो the time passed since the death of plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C14 to C12 present in their body। तो C14 का रेडियोएक्टिविटी कितनी है और C14 और C12 का रेशियो क्या है, उसके हिसाब से उस बॉडी की एज वो लोग कैलकुलेट करते हैं। दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड। इट इज यूजफुल इन पैलियोंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फ्यूजिल एंड मैन्युस्क्रिप्ट। तो कोई भी इंसान है उसकी भी उम्र पता कर सकते हैं इससे, मरे हुए इंसान की उम्र भी पता कर सकते हैं या जानवर की या जो भी चीज़ें मिली हैं उसकी एज पता कर सकते हैं। और कई बार कैसे तो बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है हाथ से लिखी या जो भी बुक्स मिलती है पुराने ज़माने की, तो उसकी क्या एज होगी वो भी कार्बन डेटिंग मेथड से यूज़ करके बता देते हैं। Once the age of fossil be determined by such technique, it becomes easy to deduce the information about their erstwhile organism। It seems that vertebrates have been slowly originated from invertebrates। तो एक बार जब उसकी एज पता चल जाएगी तो उससे पता चलता है कि वो कितने साल पहले रहा हो या उसके पहले का कौन था उसके बाद का कौन था, वो सब मालूम। तो इसी टेक्निक से ये मालूम पड़ा है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड वाले एनिमल्स हैं, वो बाद में आए, इनवर्टिब्रेट पहले के एनिमल्स। तो पहले इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट हुए हैं। यहाँ पे आप एक डायग्राम देखो, दो डायग्राम्स हैं इस पे। एक है फिगर में है, 1 में है फोसिल है, वो तो दिखा डायनासोर्स का है। सेकेंड वाला देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल ऑफ फोसिल। तो पहले स्ट्रक्चर, सबसे नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखो तो जो एनिमल्स सबसे पहले आए होंगे या जो ऑर्गेनिजम्स पहले बने होंगे तो वो सबसे नीचे के लेयर में मिलेंगे। और उसके ऊपर देखो उससे नए, मतलब इनवर्टिब्रेट्स पहले आए थे, उसके बाद कौन से बने, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, पाइसेस, ये सब आए, मछलियाँ वगैरह, रेप्टाइल्स। और उसके ऊपर देखो फिर प्रॉपर रेप्टाइल्स हैं, और रेप्टाइल्स के बाद में लास्ट में एप्स, बर्ड्स, मैमल, जो भी बर्ड्स मतलब एप्स जो उड़ने वाले चिड़िया हैं वगैरह वो सब, और मैमल्स वो सब बाद में आए। यहाँ पे 3 चीज़ें राइट साइड में हैं। एक है पेलियोजोइक एरा, और सेकेंड है मेसोजोइक एरा, और से है सिनोजोइक एरा। तो फर्स्ट वाला जो है वो 541 टू 281 मिलियन ईयर्स का जो ड्यूरेशन था उसको बोलते थे। सेकेंड था 250 से लेके 68 मिलियन ईयर्स तक बोलते थे, और दूसरा 66 मिलियन ईयर्स को, और जो उसके ऊपर है वो है 66 मिलियन से 0 मिलियन तक जो रिसेंट है उसको बोलते हैं। तो इससे पता चला कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया और कौन सा बाद में आया, इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो किस मतलब पुराना कौन है, नया कौन है। इवोल्यूशन का जो 5th एविडेंस है वो है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक्स क्या होता है, कनेक्ट करना, जोड़ने वाला। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग द कैरेक्टर्स ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड
कनेक्टिंग लिंक्स। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर दो अलग अलग ग्रुप्स के कुछ उसके क्या हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कुछ कैरेक्टर्स हो, तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देखो डकबिल, प्लेटिपस, लंगफिश और पेरिपेटस, ये तीन ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो मोर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स। एग्जाम्पल इन पेरिपेटस कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है वो देखो, थिन क्यूटिकल्स एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो उसके अंदर उसकी बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है, सेगमेंट में डिवाइडेड है, और क्यूटिकल्स उसके हैं एकदम थिन, और पैरापोडिया उसके जो पैर देखो उस टाइप के वो हैं। सिमिलरली दीज एनिमल्स शो ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू द एंथ्रोपोडास। तो ये इसके अंदर कैसा है, एंथ्रोपोडा के जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। दिस इंडिकेट्स दैट पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। ये दो ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक है एनालिडा और दूसरा है ऑर्थ्रोपोडा। इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, पेरिपेटस। Similarly, duck-billed platypus lays egg like reptiles but shows relationship with mammals. तो duck-billed platypus क्या है, वो एक रेप्टाइल के जैसे अंडे देता है आपको, लेकिन उसके अंदर मैमरी ग्लैंड्स हैं। तो वो क्या होता है, और उसके बॉडी पे क्या है, हेयर है, इसलिए ये मैमल और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक्स है। और दूसरा है, तीसरा एग्जांपल जो आपका है लंग फिश। लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश। फिश जो होते हैं वो उनका रेस्पिरेशन किससे होता है, गिल स्लिट से होता है, लेकिन लंग फिश का जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है लंग से होता है। तो इससे ये पता चला लंग फिश जो है वो मैमल और एम्फीबियन के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। दीज एग्जाम्पल्स इंडिकेट द मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेज। तो एम्फीबियंस के लंग फिश जो है एम्फीबियन जो पानी में और बाहर दोनों जगह रह सकते हैं, तो एम्फीबियंस और पाइसेस के फिशेस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है कौन, लंग फिश। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं कि रेप्टाइल्स, मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। जो मैमल हैं वो रेप्टाइल से बने हैं, और एम्फीबियन जो किससे बने हैं, एम्फीबियन फिशेस से बने हुए हैं। जो लास्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो एम्ब्रियो होता है किसी भी एनिमल का, जो उसका बेबी का पैदा होने का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो या जो पैदा होने से पहले, मतलब बाहर निकलने से पहले जो बेबी का, वो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। एंड एम्ब्रियो गोज थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस बिफोर इट डेवलप्स इन अ फीटस एंड इवेंचुअली इनटू लिविंग ऑफस्प्रिंग। comparative study of developmental stage of various vertebrates show that all embryos show extreme similarities during initial stages and those similarities decreases gradually। तो ये वर्टिब्रेट्स हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के वर्टिब्रेट्स हैं, उनका स्टडी किया हुआ है, उनके एम्ब्रियो का। तो आप फर्स्ट स्टेज में देखोगे तो उसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है। लेफ्ट साइड में देखो 1 2 3 लिखा है रोमन में, तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज पे आप देखोगे तो एकदम सिमिलर है सारे के सारे एम्ब्रियो। जैसे फिश का हो गया, सैलमेंडर है, टॉर्टोइस, चिकन, पिग, काउ, रैबिट, मैन, तो इनके जो एम्ब्रियो हैं फर्स्ट स्टेज पे एकदम सिमिलर है। सेकेंड पे चेंजेस आए और थर्ड में बहुत सारे चेंजेस आ गया। तो ये क्या दिखा रहा है कि सिमिलरिटी इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट्स द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल। तो ये बता रहा है कि इनके जो एंसेस्टर्स रहे होंगे वो कॉमन रहे होंगे, इनका ओरिजिन जो है मतलब कहाँ से पैदा हुए, एक ही जगह से पैदा हुए हैं ये सब के सब। तो ये आपका था सिक्स्थ एविडेंस जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। आज से हमने ये डिसाइड किया है कि हर लेक्चर के बाद, इनफैक्ट बाद में तो नहीं, हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि लेक्चर के बीच में भी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको ये लेक्चर देने के बाद, मतलब जब हम डालेंगे उसके 1.5 घंटे के बाद
आप लोगों को उसका आंसर हमें लिख के भेजना होगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है देखते नहीं है। तो आज तो मैं भूल गया बीच में डालना। लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ जिसका आंसर आपको लिख के भेजना है हम लोग को व्हाट्सएप पे। फर्स्ट आपको ये करना है कि व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, व्हाट इज इवोल्यूशन। और थर्ड है डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है वो। तो 3 ये हो गए। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन है जो फर्स्ट लेक्चर से, फर्स्ट लेक्चर जो हेरिडिटी और हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो 4 क्वेश्चन है व्हाट इज हेरिडिटी, उसका डेफिनेशन लिखना है। फिफ्थ है व्हाट इज सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा क्या है। तो ये 5 सवाल हो गए आपके, उसके आंसर देने हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मत लिखो, आप 1 लाइन या 2 लाइन में भी आंसर लिखोगे तो लिखोगे तब भी हमें समझ में आएगा। हमारा बेसिक मोटिव इसका है कि आप लेक्चर देख रहे हो, आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पढ़ेंगे, वो है लमार्किज्म, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सब।